हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ वर्ड का मीन्स होता है बिल्डिंग अप। देखो, ये प्रिंसिपल जो है हमारा किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, जैसे हमारा नील्स बोर मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और भी बहुत सारे लॉ हैं, जैसे पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुम्स लॉ है। ये सब हमारे साइंटिस्ट के नाम पे है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। इनफैक्ट जो अफबाउ वर्ड होता है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप। मतलब जैसे एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग्स बनाते चले जाते हैं हम, वो ही इसी का मीन्स है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है और या इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हुई है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में हम क्या पढ़ते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ पे होगी, ऑर्बिटल में, शेल में, सब सेल में किस पोजीशन पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन। अब वो उस पोजीशन में या उस ऑर्बिटल में कैसे फिलअप होंगे वो सब हम पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्बिटल्स आर फिल्डेड अप इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। मतलब जो ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होते हैं। कैसे, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे हायर एनर्जी वाले में, और देन उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में। वहीं से ही इसका मीन्स बनता है बिल्डिंग अप। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, पहले हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, ऐसे हम बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं। इन सेम वे इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पहले एक सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आएंगे, देन हायर एनर्जी और उससे हायर एनर्जी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो अब यहाँ से इसका एक और डेफिनेशन बनती है या एक और नाम बनता है कंस्ट्रक्शन लॉ। ठीक है, तो हमारा जो अफबाउ प्रिंसिपल है उसे हम कंस्ट्रक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। जो ये नोट्स है, मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं आपको पीडीएफ शेयर कर दी है बच्चों, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं। जिन बच्चों को ये नहीं मिले हैं उनका मैं उन नोट्स की पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। तो अभी चलो शुरू करते हैं। अब जो हमारा अफबाउ प्रिंसिपल है उसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n+l एनर्जी ऑर्डर में फिल होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n+l रूल को फॉलो करते हैं। अब ये n+l रूल क्या होता है, तो n+l रूल होता है बच्चों आपका, ये आता है आपकी क्वांटम नंबर से, जहाँ n इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l इज इक्वल टू होता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l इज इक्वल टू होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये n+l रूल कैसे यूज किया जाता है और कैसे ये वर्क करता है, तो देखो, जो जिन ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहीं पे ही फिल होंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारा 1s ऑर्बिटल है और एक है हमारा 2s ऑर्बिटल। हमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कराने हैं, तो हम कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा। तो इन दोनों के लिए हम n+l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए n क्या होता है हमारा, मैंने क्वांटम नंबर्स में बताया है आपको, n होता है हमारा नंबर ऑफ शेल। जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स के सामने लिखा हुआ होता है नंबर, वही होता है हमारा नंबर ऑफ शेल। तो फर्स्ट सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और प्लस l की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, है ना। तो यहाँ से निकाल लो n+l इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा 1s ऑर्बिटल है उसके लिए तो n+l की वैल्यू आ रही है 1। 2s के लिए कैलकुलेट करो, यहाँ पे n इज इक्वल टू, क्योंकि सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो n इज इक्वल टू 2, और l की वैल्यू आपको अभी बताई है मैंने, s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। तो
यहाँ से निकल जाएगा आपका n प्लस एल की वैल्यू 2 प्लस 0 यानी कि 2। तो 1s ऑर्बिटल के लिए तो n प्लस एल की वैल्यू 1 आ रही है और 2s ऑर्बिटल के लिए 2 आ रही है। तो 2 ऑब्वियसली बात है मोर देन 1, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट s ऑर्बिटल या 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद जब 1s ऑर्बिटल फिल हो जाता है तो अदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे 2s ऑर्बिटल में। तो इसी के लिए मैंने एक टेबल दी हुई है आपको, मैंने आपके नोट्स में कुछ पॉइंट भी मेंशन कर रखे हैं, उनका जहाँ जहाँ पे यूज होगा उन पॉइंट्स का मैं आपको उसके बारे में बताती रहूँगी हैंड टू हैंड। ओके, तो देखो ये होगी हमारी n प्लस एल की वैल्यूज, ये ऑर्बिटल n प्लस एल की वैल्यूज लिखते हैं पहले। n प्लस एल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती बच्चों, ये 1 से लेके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक लिख लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है n प्लस एल की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। तो ये तो होगी हमारी n प्लस एल की वैल्यू सब, और यहाँ पे लिखेंगे हम अपने ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमें पता है 1s ऑर्बिटल की एनर्जी हमने अभी अभी निकाली है, वो कितनी थी हमारी 1, तो उसे हम 1 वाले कॉलम में रख देंगे। ऐसे ही 2s की निकाली थी, वो कितनी थी 2, तो वो 2s वाले कॉलम में हमने रख दिया। उसके बाद आता है हमारा 2p ऑर्बिटल, इसके लिए निकालो n प्लस एल की वैल्यू। यहाँ पे देखो सेकेंड शेल है और p ऑर्बिटल है, तो n इज इक्वल टू तो हो गया आपका 2, n इज इक्वल टू 2। ऐसे ही l की वैल्यू निकालो। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये l है और ये अपने ऑर्बिटल्स है, ठीक है। l की वैल्यू जो होती है 0 से पॉजिटिव इंटीजर तक होती है, 0 1 2 3, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, 2 है तो d ऑर्बिटल और 3 है तो हमारा f ऑर्बिटल होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, तो यहाँ से निकालना शुरू करो। यहाँ पे अगर हमारा p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो 2p को अब हम कहाँ रख देंगे 3 वाले कॉलम में। ऐसे ही इसके बाद 2d तो नहीं होता है ना, 2d ऑर्बिटल तो नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल के लिए निकालो n प्लस एल की वैल्यू। तो देखो n इज इक्वल टू 3 क्योंकि थर्ड शेल में है इलेक्ट्रॉन, और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाती है 0, तो ये होगी 0। तो यहाँ से निकालो 3 प्लस 0, तो कितने आ गए आपकी वैल्यू आ गई 3, तो 3 वाले कॉलम में रखो इसे भी 3s को, ठीक है। उसके बाद आप 3p ले लो। अब मैं डायरेक्ट निकालना शुरू करूंगी, 3 है तो n इज इक्वल टू 3 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, यहाँ से आगे 4, इसे 4 वाले में रख दो 3p एंड देन 3d, n इज इक्वल टू 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इसे 5 वाले में रखो 3d को। फिर उसके बाद 4s ऑर्बिटल, फटाफट करेंगे। तो n की वैल्यू 4 प्लस l के लिए की वैल्यू 0, तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 4, तो 4s को हम यहाँ पे रखेंगे। 4p के लिए होती है 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो 4p आपका यहाँ गया। अब समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। उसके बाद 4p के बाद आता है हमारा 4d, तो 4 प्लस d के लिए l की वैल्यू 2, तो ये होगी हमारी 6, यहाँ पे रख दो 4d। 4d के बाद हम बात करते हैं 4f की। 4 प्लस f के लिए l की वैल्यू 3,
तो इनका सम करने के बाद आ गया 7, तो यहाँ पे रख दो अपना 4f। उसके बाद 5s, तो 5 + 0 = 5, तो 5s आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 5p, 5 + 1 = 6, तो 5p आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद 5d, 5 + 2 यानी कि 7 यहाँ पे रख दो 5d। 5f की बात करो, 5 + 3 = 8, तो 5f को रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 6s, 6 + 0 यानी कि 6, तो यहाँ पे रख दो 6s। इतना इनफ है, ओके, इतना आप कर लोगे तो इनफ है। समझ में आया मैंने कैसे निकाली है n + l के लिए वैल्यू, ठीक है। अब ये बन के तैयार हो गई हमारी टेबल। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n + l की वैल्यू सेम हो तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो अब तक तो हम ये देख रहे थे कि अगर n + l की वैल्यू कम है तो उसी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन अगर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल ये रहे आपके 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, तो अब क्या करोगे तुम लोग। तो देखो, सबसे सिंपल सा फंडा है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हम उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। जैसे ये ले लो, आप एग्जांपल ले लो अपना 2p और 3s का। तो देखो निकालो, इसके लिए n + l की वैल्यू, n = 2 है, प्लस p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, 3, और इसके लिए भी ऑब्वियस सी बात है 3 होगी। तो देखो यहाँ पे 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे 3s के लिए n की वैल्यू कितनी है 3। तो क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2p में कम है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 2p में और देन 3s में, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। तो उसी के बेस पे ऐसे ही आप एक सीरीज बना लोगे जिसमें आपका एनर्जी ऑर्डर दिया होगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। कैसे, देखो, या आप टेबल में भी देख के बना सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉन गया हमारा 1s में, फिर 2s में, देन 2p में। मैंने रफ कर दी है टेबल, आप लोग रफ मत करना, उसमें ही देख के बना लेना। फिर 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, देन 4p में, उसके बाद 5s, 5s, फिर 5s के बाद 4d, फिर 5p, 6s, ओके, 4f, 5d, ठीक है। ये कुछ नहीं करना आपको, टेबल में से देख के फटाफट बना लेना अपने आप से। फिर उसके बाद 6p, या आप n + l की वैल्यू भी कैलकुलेट करते रहो तो वहां से भी आप निकाल लोगे। 7s, कौन कौन से हो गए हमारे, 4f तो खत्म हो गई, फोर्थ वाला। तो अब 5th पे 5d हो गया हमारा, 6p हो गया, 7s हो गया, तो क्या बचा हमारा 5f। तो 5th पीरियड भी हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 6 वाले में। तो 6p के बाद आता है हमारा 6d ऑर्बिटल, उसके बाद 7p, ओके। इस तरह से आप अपना इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लोगे। तो ये था हमारा अबाउट प्रिंसिपल, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है कि हमें ये इतनी सारी चीजें याद नहीं है और हमें फटाफट से ये चीज याद करनी है,
तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिससे आप फटाफट निकाल के दे सकते हो। इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, n+l निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टेबल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है जो मैं आपको उसके लिए फ्लो चार्ट देती हूँ। उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको एक फ्लो चार्ट, और बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले हम लिख देते हैं 1s, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे हम लिख देते हैं 2s, इसके पास में 2p, क्योंकि जो हमारी सेकंड सेल है उसमें सिर्फ 2p तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये आए कहाँ से है, तो मैंने जो आपको शुरू में पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपके जो नोट्स हैं उनमें ही पॉइंट्स दे रखे हैं। उसमें आपका आई थिंक सेकंड या थर्ड पॉइंट है जिसमें मैंने दिया हुआ है कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं 2n²। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे ही सेकंड सेल है हमारी, तो n = 2, तो वैल्यू रख दो n की, तो 2 क्या था फॉर्मूला, 2n²। इसके अंदर रखो, तो 2 × n की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 2 = 4 और 4 2 = 8, तो आ गया 8। तो जो हमारी सेकंड सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे s ऑर्बिटल में और 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे p ऑर्बिटल में, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 हो, अगर n की वैल्यू 3 हो तो आप यही फॉर्मूला रखोगे और यहाँ पे कर दोगे 2 × n की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर। तो कैसे निकालोगे, 3 3 = 9 × 2, तो 18 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं थर्ड सेल में। तो रख दो 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे रखोगे आप लोग, 3s 3p एंड 3d। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके s ऑर्बिटल में, 6 आ गए आपके p ऑर्बिटल में और 10 आ गए आपके d ऑर्बिटल में। तो 2 6 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे अपना 2n² रूल लगा के अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो किसी शेल में। ओके, इसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ फटाफट। 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ऐसे 5s 5 5p 5d 5f, ठीक है, या इसे रहने दो। ये जो मैंने आपको रूल दिया है 2n², ये आपका आगे तक भी यूज होगा। आपके जो f ऑर्बिटल में होते हैं ना एक्टिनॉइड और लेंथेनाइड सीरीज, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है यहाँ पे। तो आपका रूल ये आगे तक फॉलो होगा। ओके, ये आप लिख लो 6s 6p 6d, ऐसे ही आपका 7s, ठीक है। इतना समझ में आया, या 7p यहाँ तक कर लो, इनफ है। तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों। देखो, पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। पहले इलेक्ट्रॉन आया आपका 1s ऑर्बिटल में, वहां से धीरे धीरे फिर ये वापस गया और यहाँ 2s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन हमारा 1s में एंटर किया था और दूसरा हमारा 2s में। तो बस ऐसे क्रॉस कर दो, ऐसे। समझ रहे हो? ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखो ये यूज कैसे करना है, पता कैसे चलेगा। पहले हमारा इलेक्ट्रॉन आया 1s ऑर्बिटल में, वहां से ये जब फिल हो गया तो फिर से हमें जाना है 2s ऑर्बिटल में। जब ये भी फिल हो गया तो हमें जाना है 2p ऑर्बिटल में एंड देन 3s ऑर्बिटल में। यहाँ से ये फिल होने के बाद हमें जाना है फर्दर 3p ऑर्बिटल में और 4s में। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए अब हम जाएंगे 3d में। 3d के बाद
4p 5s 5s का जैसे फिल हो जाए इलेक्ट्रॉन हम जाएंगे 4d 5s। तो ऐसे आप अपना निकाल सकते हो एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स फिलिंग ऑर्डर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट हो गया आपका अहबाउ प्रिंसिपल का, और मैंने इसके बारे में भी बता दिया है आपको। हाँ, एक चीज और रह गई है आपके जो हमारे सब सेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा 2l+1। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, सब सेल कौन कौन सी होती है हमारी, S, P, D और F। ठीक है, अब हमें S सब सेल में निकालना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हो, कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो देखो 2 × L के लिए S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0 + 1। तो 2 × 0 + 1 = क्या हो जाएगा आपका 1। तो हमारा जो S सब सेल है उसमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल हो सकता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। ऐसे P के लिए निकाल लो, ये तो हो गया आपका S के लिए। ऐसे P के लिए निकालो, देखो 2 × P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1 + 1। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो हमारे P ऑर्बिटल में P सब सेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं। कैसे, S ऑर्बिटल में तो ऐसे होता है, ऐसे दिखाते हैं ना S ऑर्बिटल को, और P ऑर्बिटल को दिखाते हैं हम ऐसे। D के लिए निकालो 2 × जो L की वैल्यू होती है वो D ऑर्बिटल के लिए होती है हमारी 2 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 + 1 = 5। तो मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं आपके D सब सेल में। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं हम। ओके, ये अहबाउ प्रिंसिपल तो आपका यहीं पे खत्म होता है। अब मैं बात करती हूँ इसका एग्जाम में आने के कितने चांसेस हैं, और अगर आता है तो किस वे में आएगा, किस टाइप से आएगा, और आपको इसे कैसे लिखना है। तो देखो बच्चों, जो NEP का जो न्यू एग्जाम पैटर्न आया है उसमें क्या है आपका, वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। कैसे, जो सेक्शन A है उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शुरू से चलते हैं हम। एग्जाम पैटर्न, ओके। तो पहला जो सेक्शन है सेक्शन A, उसमें होंगे हमारे 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट। 5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, हर एक क्वेश्चन होगा हमारा 3 मार्क्स का। तो 5 × 3 = 15। तो सेक्शन A जो होगा वो हमारा 15 मार्क्स का होगा, और हर एक क्वेश्चन को आपको 25 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपका ये आता है वेरी शॉर्ट में, जैसे 5 क्वेश्चन होंगे, अगर आपका आता है वेरी शॉर्ट में तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने नोट्स में जो आपके पॉइंट लिखवा रखे हैं सिर्फ वो लिखने हैं, थ्योरी अपनी, और अपना फटाफट या तो फ्लो चार्ट बना के दिखा दो या सीरीज बना के दिखा दो और काम खत्म करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखने होते हैं 25 वर्ड्स में, और अपना निकल जाओ। अगर ये आता है सेक्शन B में, सेक्शन B में जो है आपके 3 क्वेश्चन है शॉर्ट। सेक्शन B में आता है, सेक्शन B में होंगे आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें दिए हुए होंगे आपको 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। ठीक है, 2 करने हैं आपको। एक क्वेश्चन होगा आपका 7.5 मार्क्स का। जब एक 7.5 मार्क्स का है तो 2 हो जाएंगे आपके 15 मार्क्स के। कहने का मतलब ये है सेक्शन B भी आपका 15 मार्क्स का ही है। तो अगर ये वहां पे आता है आपका अहबाउ प्रिंसिपल शॉर्ट में आता है, यानी कि सेक्शन B में आता है, तो आपको जैसे मैंने नोट्स बनवाए हैं एज इट इज लिख देना है, सारी बातें लिखनी है फिर। और उसके अलावा अगर ये आ जाता है सेक्शन C में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके सेक्शन C में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन C है उसमें होंगे वो होगा आपका लॉन्ग पैटर्न पे,
लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और ये दिए हुए होंगे आपको 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं, 3 की चॉइस है। और एक क्वेश्चन होगा आपका 15 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 45 मार्क्स के। देखो 15 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है अबाव प्रिंसिपल इतना बड़ा नहीं है कि आपका पूरा लॉन्ग में दे दिया जाए, 15 मार्क्स का दे दिया जाए, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये या तो सेक्शन ए में आएगा या सेक्शन बी में आएगा। और अगर सी में आता भी है, लॉन्ग में अगर आ जाता है, तो साथ में क्वांटम नंबर, हुम्स रूल, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसा कुछ भी और अदर टॉपिक लगा के ये देंगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जितना मैंने नोट्स में कराया है वो करना है, प्लस उसके साथ में जो और अदर क्वेश्चन दे रखा है वो करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।